मैं इस वक्त बड़ौदा म्यूजियम के गेट पे खड़ा हूँ और ये सयाजी बाग में आया हुआ है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं बोर्ड, उस पर लिखा हुआ है संस्कारों का समन्वय द लाइट एंड साउंड शो, जिसमें बड़ौदा के हिस्ट्री को ब्रीफ में बताया गया है। और मेरा ये एडवाइस रहेगा बड़ौदा में रहने वाले लोगों को और आसपास रहने वाले लोगों को कि आप इस शो को एक बार ज़रूर देखें, ताकि आप आपके बच्चों को ये बता सकें कि बड़ौदा की हिस्ट्री कितनी रिच थी और कितनी पुरानी थी। ये शो बहुत ही सिनेमेटिक तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाया गया है, तो आप इस शो को एक बार ज़रूर देखें। और अगर आपको हिस्ट्री के बारे में और भी जानना है तो आप मेरा ये वीडियो जो है इस आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। जो मेरा पहला वीडियो था उसमें बहुत ही डेप्थ में बड़ौदा की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। नमस्कार। संस्कारों से सींची वडोदरा की इस धरती पर आपका स्वागत है। वडोदरा, जिसे आप नजर से देखें तो चकाचौंध भरे शहरों की लंबी सूची में ये भी एक और नाम सही होता है, मगर इसकी गहराइयों में झांके तो नगर के इस दर्पण में शालीनता और सौंदर्य का एक अनोखा प्रतिबिंब उभर कर आता है। समृद्धि की होड़ में लगे शहरों के बीच अलग रफ्तार से चलता ये महान नगर अपने हर अंश में जीवन के नए आयामों को दर्शाता है। फिर चाहे वो सूर सागर में इसकी धड़कन का वास हो या विश्वामित्री की धाराओं में इसका मधुर आलाप, लक्ष्मी विलास के झरोखों से झांकता वैभव या खंडेराव के बाजारों में इसका कोलाहल, रास मेलों में बिखरी मुस्कानों और विश्व स्तरीय उद्यमों के इसके कौशल के बीच वडोदरा की हवा में एक संवाद हमेशा गूंजता रहता है, और वो है संस्कार। संस्कार जो इस नगर को अपनी अलग पहचान दिलाते हैं, संस्कार जो इसके हर बसने वाले को सद्भाव का प्रतीक बनाते हैं। आज इस भूमि पर जहां नजर डाले वहीं से समृद्धि और सत्कार के समुचित दृश्य का आभास होता है। समय के गर्त में उतरकर यह अभूतपूर्व संग्रहालय वडोदरा के अतीत गौरव का ऐसा वर्णन करेगा जिसका स्मृति संगीत एक लंबे समय तक आपके कानों में गूंजता रहेगा। यूं तो वडोदरा में मानव अस्तित्व का प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से ही मिल जाता है, पर इसकी अतीत गाथा की शुरुआत होती है 5वीं शताब्दी से, जब वट वृक्षों की मंगल छाया तले एक नए नगर का अंकुर यहां फूट रहा था। और गुप्त वंश के स्वर्ण काल में आगे आते ये नगर अंकुर उच्चाई मुनियों की आबादी से बढ़कर अब अंकोटका के नाम से फल फूल रहा था। जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहे इस पुरातत्व नगर की महिमा को धरती के गर्भ से मिले 68 कांस्य चित्रों में आज भी महसूस किया जा सकता है। तब 6वीं शताब्दी में आई एक भीषण बाढ़ ने इस फलते फूलते नगर को यकायक उजाड़ जमीन में बदल कर दिया। प्रकृति की त्रासदी के बीच मंदिरों का कीर्तन माधुर्य भी अब शोकाकुल के शोर में बदल चुका था। लेकिन आपदा की इस विभत्स परछाई से निकलकर यहाँ बचे निवासियों ने अंकोटका से पूर्व की ओर एक नए शहर की नींव रखी, जिसका नाम पड़ा
वड़पत्र का। अनादिकाल से ही वडोदरा का वट वृक्षों के साथ एक गहरा संबंध रहा है, जिसके कारण इसे समय के अंतरालों में वड़पत्र का, बड़ोड़ा, रोडेरा और बड़ौदा जैसे कई नामों से जाना जाता रहा। पर इसका नामांकन केवल बरगद के पेड़ों तक ही सीमित नहीं था। 11वीं सदी में जब दोरकुल के राजा चंदन ने वड़पत्रिका को जैन अनुचरों से हथिया लिया, तब यह नगर चंदनावती के नाम से आगे बढ़ा और समय के साथ क्षत्रिय वीर गाथाओं से गूंजती यह नगरी वीरावती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस बढ़ती प्रसिद्धि ने अन्य राजकुलों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। 1297 में गुप्त वंश पर विजय पाकर चालुक्य राजवंश ने वडोदरा पर अपना ध्वज लहराया। तब 14वीं सदी के आते आते चालुक्यों का यह प्रभुत्व भी सोलंकी राजपूतों की तलवार के सामने परास्त हो गया। 13वीं और 14वीं शताब्दियों के दौरान वडोदरा ने एक के बाद एक कई शासनों का तख्ता पलट दिया। सोलंकियों को दिल्ली के सुल्तानों ने परास्त किया और दिल्ली सल्तनत से मुगल शासकों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली। राजसत्ता के इस विकट परिवेश में भी वडोदरा अड़िग खड़ा। वैसे तो मुगलों के शासनकाल में भी यह नगर अपनी समृद्धि में अद्वितीय ही था, पर 18वीं शताब्दी के उदय के साथ वडोदरा के भाग्य विधान में एक नए अध्याय का संकलन हुआ। यह समय था जब मुगल सल्तनत की जड़ों को कमजोर होता देखकर सेनापति खंडेराव दाभाड़े ने गुजरात पर चढ़ाई की और उनके अधीनस्थ पिलाजीराव गायकवाड़ ने 1721 में वडोदरा पर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन समय चक्र के साथ साथ गायकवाड़ कुल का प्रभुत्व वडोदरा और उसके आसपास के प्रांतों पर बढ़ता चला गया और महाराजा पिलाजीराव के तीसरे पुत्र नानाजीराव गायकवाड़ वडोदरा राज्य के प्रथम शासक बने। 19वीं सदी के मध्य तक वडोदरा राज्य की सीमाएं 1000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैल चुकी थी, जिनमें वर्तमान गुजरात के कड़ी, नवसारी, अमरेली, ओडिशा और ओखा मंडल जैसे क्षेत्र शामिल थे। लेकिन राज्य के प्रशासनिक स्वर्णकाल का आरंभ महाराजा सयाजीराव तृतीय के शासन के साथ हुआ। 11 मार्च 1863 को गोपाल राव के नाम से जन्मे श्री सयाजीराव श्रीमंत काशीराव गायकवाड़ और उमाबाई के दूसरे पुत्र थे। उनका शुरुआती जीवन नासिक के एक छोटे से गांव कुलवाने में बीता था, मगर नियति ने गोपाल राव के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उन्होंने विभिन्न भूभागों से गायकवाड़ वंश के प्रतिनिधियों को राज्य में आमंत्रित किया, जिस पर श्रीमंत काशीराव भी अपने 3 पुत्र आनंदराव, गोपाल राव और संपत राव के साथ 600 किलोमीटर का सफर तय कर वहां उपस्थित हुए। वडोदरा राज्य के उचित उत्तराधिकारी के चयन के लिए महारानी जमुनाबाई ने तीनों युवकों से एक ही प्रश्न पूछा। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने आया। ठीक है। मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ। अच्छा। 12 साल के बालक से विश्वास भरे उन शब्दों को सुनकर महारानी जमुनाबाई की गहन खोज समाप्त हुई। महाराजा सयाजीराव न केवल एक योग्य शासक थे, बल्कि एक उत्तम समाज सुधारक भी थे।
उनके राज में बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियां बीते कल की बात हो चुकी। पर जिस कार्य के लिए उनका नाम आज पूरे विश्व में सम्मान से लिया जाता है वो है शिक्षा में उनके द्वारा किए गए सुधार, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 1887 में बड़ौदा म्यूजियम के इस भव्य परिसर की नींव रखी, जहां इस समय आप सभी विराजमान हैं। इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित यह संग्रहालय कला के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। महाराजा सयाजीराव भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख समर्थकों में से भी थे। कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे और वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता भी किया करते। अपनी प्रगतिशील सोच और सरल आचरण के कारण महाराजा सयाजीराव ने न केवल वडोदरा की प्रजा पर राज किया बल्कि उनके मन में अपनी अप्रतिम छवि भी बनाई। समृद्धि और सांस्कृतिक गुणवत्ता से सजे वडोदरा की नींव रख उन्होंने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी, जिसे यहाँ के सदाचारी लोगों ने न केवल साकार किया बल्कि एक नए आयाम तक भी पहुंचाया। सद्भाव से सराबोर इस संस्कारी नगरी को महर्षि अरविंदो ने 13 वर्षों के लिए अपनी कर्मभूमि बनाया और इस नगर की कीर्ति ने राजा रवि वर्मा की कला को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की। ये वडोदरा की हवा में बसा संस्कारों का संवाद ही था, जिसने कवाटी बाग के एक वटवृक्ष तले बैठे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को सामाजिक असमानता से लड़ने का अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लेने की प्रेरणा दी। और आज भी अपने विश्व स्तरीय उद्योग, उच्च शिक्षा और सर्वव्यापी प्रतिरूप के साथ ये नगर न केवल देश बल्कि विश्व भर से लोगों को अपनी ओर उभारता रहता है। जहां एक और अपनी ललित कला और संगीत की अमूल्य धरोहर के साथ वडोदरा कला नगरी की अपनी उपाधि को यथार्थ करता है, वहीं दूसरी ओर उत्सवों में बिखरे इसके रंग यहाँ के बसने वालों के जीवंत मनोभाव को दर्शाते हैं। उत्सवों के यही रंग यहाँ के नवरात्रों के भक्ति भाव में भी प्रतीत होते हैं, जो सदियों से गरबा को उसके मूल रूप में संजोए हुए हैं। अपने राजसी महलों, मनोहर परिदृश्यों और स्वादिष्ट व्यंजनों के कारण आज यह नगर गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात है और पूरे साल पर्यटकों का एक मुख्य केंद्र बना रहता है। कलात्मक सिद्धि और सांस्कृतिक विरासत का संगम वडोदरा विकास की ओर तेजी से बढ़ते हुए आज भारत के सबसे प्रगतिशील महानगरों में भी शामिल है। लेकिन आधुनिकता की ओर निरंतर बढ़ते इस शहर में शिष्टता और सदाचार आज भी सर्वोपरि है और संस्कारों का यही अमूल्य समन्वय वडोदरा को आने वाले कई युगों तक प्रसिद्धि की यश प्राप्ति करवाता रहेगा। समय की धारा में अविरत बहता प्रत्येक चित्त का सत्कार हूँ मैं, सौंदर्य के अलंकार से सज्जित कीर्ति का शिल्पकार हूँ मैं, विश्वमित्र के निर्मल स्वर सा छवि का ओंकार हूँ मैं, सर्व संपन्न का चलचित्र हूँ, नगर नहीं संस्कार हूँ मैं।